नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में आप सबों को हमने अर्थशास्त्र ज्योग्राफी जो 10वीं क्लास का था उसका तीसरा चैप्टर मुद्रा एवं साख जो है इसको आपने पढ़ा था। इसको इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने ख़त्म किया था। तो उसी से अगला लेक्चर है हमारा चौथा चैप्टर जो है हमारा चौथा चैप्टर आपका जो है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये आपका अगला चैप्टर है और उसका मात्र इतना थ्योरी है। इतने से थ्योरी में आपका सारा का सारा चैप्टर ख़त्म है। सारा कंटेंट इतने में ही है, एकदम निचोड़ बना करके आपको दिया गया है। तो जो है आप सब जो है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका सिलेबस आगे आगे अब निकलता जा रहा है और ये चौथा चैप्टर है। इसके बाद अर्थशास्त्र में आपको एक और चैप्टर पाँचवा चैप्टर है। इसके बाद अर्थशास्त्र आपका ख़त्म हो जाएगा। एक और चैप्टर के बाद अर्थशास्त्र ख़त्म है। तो आपका एसएस का लगभग पोर्शन ख़त्म होने जा रहा है। इसके बाद जो है हम अगला सब्जेक्ट जो है आपको ख़त्म करेंगे। तो आपका जो क्रैश कोर्स है वो अपने समय से जो है ख़त्म हो जाएगा। तो जो है चलिए हम समय ना बर्बाद करते हुए आपको इस चैप्टर के बारे में बताते हैं। यह चैप्टर पे लिखा हुआ है कि वैश्वीकरण और भारतीय का अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण का मतलब क्या है? मतलब कि वैश्वीकरण का मतलब पूरे विश्व को आपस में जोड़ लेना, पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखना। पहले के टाइम में वैश्वीकरण संभव नहीं था। क्यों नहीं संभव था? तो लोग घर से शहर जाने में डर लगता था लोगों को। समुद्र में भी क्या समस्या थी? तो समुद्र में लोगों को लगता था कि समुद्र ऐसे चपटा हुआ है और अगर हम जाएंगे समुद्र में, ऐसे आगे जाएंगे तो यहाँ समुद्र खत्म हो जाएगा और हम गिर जाएंगे। तो विश्व में लोग एक जगह से एक देश से दूसरे देश ज़्यादातर नहीं करते, भूमि पर चलते थे, लेकिन समुद्र में ज़्यादातर नहीं चलते थे। तो वैश्वीकरण पहले के टाइम में नहीं था। अभी के टाइम में अमेरिका के लोगों से हम 1 मिनट में फ़ोन लगा के बात कर सकते हैं, या जाना हो तो फ्लाइट पकड़ के जा सकते हैं। ये सब ने क्या किया है? पूरे विश्व को बांधा है, पूरे विश्व के लोगों को एक किया है। अभी अमेरिका में लोग कुछ करता है, फेसबुक पे पोस्ट करता है, आपको यहाँ पता लग जाता है। तो इससे क्या हो गया है? वैश्वीकरण हो गया है। मतलब पूरे विश्व के लोग एक परिवार की तरह हो गए हैं। जैसे पहले हम एक परिवार में ही लोगों से बात कर पाते थे। मतलब अभी जैसे आपके सामने में कोई आदमी है तो उससे आप बात कर सकते हैं, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, दूसरे देश बात आप नहीं कर सकते थे। अभी के टाइम में फ़ोन से आप बात कर सकते हैं, तो पूरा विश्व एक हो गया। उसी तरह से अब देश में जो है वैश्वीकरण हो रहा है अलग अलग स्तर पर। ये तो फ़ोन के माध्यम से, जाने के माध्यम से बता दिए। व्यापार के भी माध्यम से क्या हो रहा है? हमारे देश में वैश्वीकरण हो रहा है। हमारे पूरे विश्व एक जगह पे आ रहे हैं। हम क्या करते हैं? कोई सामान अमेरिका से मंगाते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं, कोई चाइना से मंगाते हैं, कोई रसिया से मंगाते हैं। सारा सामान कहाँ कहाँ अलग अलग देशों से हम मंगाते हैं, या हम अलग अलग देशों में भेजते भी हैं, पूरे विश्व के अलग अलग देशों में। तो ये क्या होता जा रहा है? वैश्वीकरण होता जा रहा है। तो वही है वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण के टर्म में हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे उस वैश्वीकरण के दौर में किस प्रकार अपना काम कर रही है, किस प्रकार अपने आप को बनाए रखी हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में इसमें समझेंगे कि वैश्वीकरण के दौर में क्या इसका भांज है। तो समझिए, आपका वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये दोनों चैप्टर, ये दोनों शब्द आपको समझ में आ गया कि आखिर वैश्वीकरण का मतलब क्या है। तो चलिए अब हम चलते हैं। इसमें देखिए, इस चैप्टर में आपको जो है 1 से लेकर के टोटल 8 टॉपिक है। 8 टॉपिक में ही क्या है आपका ये खत्म है। आप एनसीईआरटी को पढ़िएगा। तो मैंने जो नोट्स लिखा है आपके लिए वो एनसीईआरटी को पढ़ के सेम उसी टॉपिक के अनुसार, क्योंकि आपके एग्जाम जो आएंगे उसी तरह से सेम इसी तरह से आएंगे, क्योंकि जो किताब में लिखा है उसी को वो फॉलो करता है। ज़्यादा इधर उधर वो नहीं करता है। सरकार ने जो आपको किताब बना के दिया है उसी किताब को फॉलो किया जाता है, क्योंकि वही सर्वमान्य है। उसी किताब को सब ने पढ़ा है, क्योंकि वो सरकारी किताब है। तो उसी किताब से आता है। आप इधर उधर की किताब खरीद करके अपना समय बर्बाद नहीं करिएगा। और अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। अब आप इसी को क्या करिएगा, बार बार पढ़िएगा। इसी से सारा आपका क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सारा बन जाएगा। इतना ही नोट्स में बन जाएगा। ज़्यादा आपको भटकने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा में क्या होगा, आपको एक चैप्टर भी याद नहीं रहेगा, ना हो पाएगा। तो उससे बढ़िया है कि हम क्या करें, शॉर्ट नोट्स बना करके ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं समझना इस चीज़ को। तो यहाँ पे पहला टॉपिक जो है आपके पास वो अंतर्देशीय उत्पादन से रिलेटेड है। टॉपिक में कह रहा है अंतर्देशीय उत्पादन। पहले के टाइम में क्या होता था, अपने ही देश में उत्पादन होता था और क्या करते थे हम लोग, यूज़ कर लेते थे। जैसे हम लोग तो पहले बाजार भी दूर दूर नहीं जाते थे। क्या कहते हैं, बगल में हाट लगता था। हाट के बारे में आप लोग जानते होंगे। बगल में हाट लगता था, किसी पर्टिकुलर दिन में, किसी खास दिन में बता दिया जाता था कि यहाँ सोमवार को हाट लगेगा, मान लीजिए। तो सोमवार को वहाँ हाट लगता था, वहीं से हम लोग सामान ला करके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर लेते थे।
तो हम उतने में ही सीमित थे। हमको ज़्यादा दूर शहर में भी जाने में क्या लगता था, डर लगता था, ज़्यादा समय भी लगता था, परिवहन भी नहीं था उस तरह से, तो लोग उससे दूर जाने में डर का महसूस करते थे कि क्या होगा नहीं होगा, शहर है और परिवहन भी नहीं था। लेकिन अभी के टाइम में क्या हो रहा है, हम लोग दूर दूर से सामान खुद के लिए भी ला रहे हैं, दूसरे एक शहर से दूसरे शहर से जा करके सामान ला रहे हैं। तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, अपने दायरा को बढ़ा रहे हैं। उसी तरह से अपने देश से दूसरे देश में भी जाकर के क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको अंतर्देशीय उत्पादन कहते हैं। अंतर्देश में जाकर दूसरे देश में उत्पादन कर रहे हैं तो उसको अंतर्देशीय उत्पादन कहते हैं। तो देखिए समझिए मैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहले व्यापार मुख्य रूप से सीमाओं के भीतर होता था। पहले के टाइम में जो व्यापार था वो हमारे देश के अंदर में ही होता था, हम आपको अभी जस्ट बताए हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला टॉपिक है एमएनसीज की भूमिका। एमएनसीज, इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनी, इसको हिंदी में कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियां जो बहुत सारे राष्ट्रों में हो, ऐसी कंपनियां जो बहुत से राष्ट्रों में हो, बहुत से राष्ट्रों में अपना बिजनेस करता हो। जैसे हमारे देश की एक कंपनी है टाटा मोटर्स के बारे में आपने सुना होगा। वो एक देश में, हमारे ही देश में नहीं सामान बेचती है या बनाती है, बशर्ते कि पूरे अन्य देशों में भी सामान बनाती है और बेचती है। वो मल्टीनेशनल कंपनी है, एमएनसीज कंपनी है। तो उसी को कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो जब वैश्वीकरण होने लगा तो पूरे विश्व में लोग इधर उधर जाने लगे, तो एक देश से दूसरे देश भी क्या करने लगे, फैक्ट्रियां खोलने लगे, स्थापित करने लगे और उत्पादन करके अपना व्यापार करने लगे वहां पर भी। तो उसी कंपनी को जो एक से ज़्यादा देशों में अपना कंपनी लगाया हुआ है, व्यापार कर रहा है, उसको एमएनसीज कहते हैं, बहुराष्ट्र। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उस यहाँ पर लिखा हुआ है एमएनसीज वह कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का प्रबंधन और नियंत्रण करती है, यानी एक से अधिक देशों में उत्पादन करती है और व्यापार करती है, उसी को एमएनसीज कहते हैं। तो ये जब एमएनसीज कंपनियां आएगी या बनेगी तभी जाकर के हमारा वैश्वीकरण हो पाएगा, तभी हम विश्व में एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे ना। नहीं, अगर हम अपने देश के भीतर ही व्यापार करते रहे, सीमा के भीतर ही करते रहे, तो वैश्वीकरण नहीं हो पाएगा। वैश्वीकरण का मतलब विश्व से जुड़ना। जैसे शहरीकरण, शहर जाना, शहर में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाना शहरीकरण कहलाता है। उसी तरह से विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ना, पूरे विश्व को एक करना, वही वैश्वीकरण कहलाता है। अब आगे देखिए उद्देश्य क्या है, एमएनसीज कंपनी का उद्देश्य क्या है। वे उत्पादन लागत को कम करने और अधिक लाभ कमाने के लिए उन जगहों पर कारखाने लगाती है जहां सस्ते संसाधन हो, श्रम हो, बाजार उपलब्ध हो। इन सबों के लिए एमएनसीज ये काम करती है। एमएनसीज कंपनियां एक दूसरे देश में जाकर के फैक्ट्रियां क्यों लगाती है, अपने ही देश में लगा करके क्यों नहीं बेचती है। तो उसका उद्देश्य ये रहता है कि वो क्या करे, उत्पादन लागत को कम करे। मान लीजिए कोई सीमेंट बनाने वाली कंपनी है, फॉरेन की कंपनी है, विदेश की कंपनी है, वो सीमेंट बनाती है और हमारे यहाँ चूना पत्थर बहुत मात्रा में है, तो क्या करेगी, यहाँ से जहाज पर चूना पत्थर को लाद करके ले जाएगी अपने देश में और वहाँ पर सीमेंट बनाएगी, अब फिर वहाँ से बोरी में भर करके हमारे देशों में भेजेगी। तो कितना कॉस्ट बढ़ेगा। मान लीजिए अमेरिका की कंपनी है तो यहाँ से अमेरिका ले जाएगा चूना पत्थर, वहाँ सीमेंट बनाएगा, वहाँ से बोरी में भर करके फिर हमारे देश में भेजेगा। तो लेके जाना और लेके आना क्या हो गया, वो एक्स्ट्रा उस पर लागत पड़ गया, ट्रेवल का खर्चा, जाने आने का जो खर्चा है एक्स्ट्रा पड़ गया। उससे क्या हो जाएगा, उसका उत्पाद जो है, जो बनाया है, सीमेंट बनाया है, वो महंगा बिकेगा, क्योंकि उसने यहाँ से ले गया फिर ले करके आया, तो वो तो जुड़ेगा, जहाज का कॉस्ट तो जुड़ेगा उस पर, तो महंगा हो जाएगा। इसीलिए मल्टीनेशनल विदेशी कंपनियां या हमारे देश की भी कंपनियां जहाँ पर क्या होता है, संसाधन उपलब्ध होता है, वहीं पर कंपनियां लगा देती है। मान लीजिए वो अमेरिका वाली कंपनी हमारे देश में ही जहाँ सीमेंट का चूना पत्थर मिलता है वहीं पर वो कंपनी लगा देगी, तो क्या होगा, बस वहीं से बनाना है और वहीं से भारत के लोगों को क्या कर देना है, बेच देना है। यहाँ पर बाजार भी उपलब्ध है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदार हैं। खरीदार का मतलब, बाजार का मतलब क्या है, यहाँ से ज़्यादा लोग खरीदने वाले, बड़ा बाजार है भारत हमारा। तो यहीं पर बनाएगी और यहीं पर बेच देगी, तो ले जाने और ले आने का खर्चा क्या हो जाएगा, उसका बच जाएगा, तो उत्पादन क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। इसी के लिए अलग अलग देश की कंपनियां अलग अलग देशों में कंपनियां लगाती है। जैसे हमारा टाटा मोटर्स का हमने एग्जाम्पल दिया, दूसरे देश में क्यों लगाती है, यही उत्पादन लागत को कम करने के लिए। वहीं पर से लोहा लेकर के वहीं गाड़ियाँ बना के वहीं बेच देना, नहीं तो यहाँ से बनाना, यहाँ से फिर ले जाना, ये सबको कॉस्टली हो जाता है। उत्पाद क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। और अगर बाजार में आपका उत्पाद, आपका सामान महंगा हो गया तो आपका सामान कभी भी नहीं बिकेगा। अगर 5 रुपया 10 रुपया भी आपका बोरी पे, मान लीजिए सीमेंट का बोरी है और वो महंगा बेच रहा है, तो नहीं बिकेगा आपका। मान लीजिए नमक की कंपनी है, आप नमक बेचते हैं, तो आपका नमक है
20 रुपये का, बगल वाले का नमक है 10 रुपये का, तो आपका नमक कभी नहीं बिकेगा। तो महंगा ना हो, उत्पाद हमारा महंगा ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, MNC जो है एक देश से दूसरे देश में अपना कंपनी लगाती है। और वहाँ पर क्या होते हैं, संसाधन भी होता है, श्रम भी, वहाँ पे लोग भी मौजूद होते हैं, सस्ता श्रम हो, लेबर कॉस्ट ज़्यादा ना हो। आदमी यहाँ पे भारत में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री क्यों लगाना चाहते हैं लोग, या चीन में जो है लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उत्पाद सस्ता श्रम है, लोग जो हैं वहाँ पर काम करने वाले वो कम ही पैसे में वहाँ मिल जाते हैं। तो हमारे देश में भी वही है, सस्ता श्रम है। तो इस बात को देखते हुए जहाँ सस्ता संसाधन हो, श्रम हो, बाजार हो, वहाँ पर ये कंपनियाँ क्या करती है, अपना फैक्ट्री लगाती है। तो इसी को MNCs कंपनी कहते हैं। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। अब दूसरा टॉपिक है विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। विश्व भर के उत्पादन यानी विश्व भर में जो उत्पादन होता है उस सबको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से जोड़ना है। तो इसके लिए उसी के लिए MNCs कंपनियां क्या करती है, निवेश करती है। जैसे कोई कंपनी आएगी हमारे देश में, क्या करेगी, निवेश करेगी। तो निवेश क्यों किया जाता है, क्योंकि विश्व भर के उत्पादन को क्या करना है, जोड़ना है। अमेरिका की कंपनी यहाँ आकर के उत्पादन करे, हमारी कंपनी अमेरिका जाकर के उत्पादन करे, इसी को कहते हैं विश्व भर के उत्पादन को आपस में जोड़ना। तो ये कौन करती है, वही बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती है, निवेश के माध्यम से। जैसे यहाँ पे लिखा है निवेश, टॉपिक देखिए यहाँ पे निवेश, MNCs द्वारा संपत्ति, मशीनरी और उपकरण खरीदने में खर्च किया गया धन क्या कहलाता है, विदेशी निवेश कहलाता है। वही जो धन जो है हमारे देश में आकर के खर्च करता है, फैक्ट्री लगाता है या अलग अलग तरीकों से खर्च करता है, वो अलग अलग तरीकों से खर्च करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, निवेश करना कहते हैं। निवेश का मतलब कोई दूसरे देश की कंपनी हमारे यहाँ पर आकर के अपनी फैक्ट्री लगाएगा या कुछ भी अपने अलग तरीके से खर्च करेगा हमारे देश पे, तो उसको क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। अपने व्यापार को हमारे देश में करने आएगा, फैक्ट्रियाँ लगाएगा, तो वो निवेश कहलाएगा। निवेश अलग अलग तरीके से होते हैं। अब देखिए पढ़ते हैं हम यहाँ पर, निवेश करने के क्या क्या रणनीतियाँ हैं, क्यों किया जाता है, किस तरह से किया जाता है निवेश। तो निवेश के अलग अलग रणनीतियाँ हैं, एक ही तरह से नहीं होता है निवेश। देखिए यहाँ पर पहला क्या है निवेश करने का, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी। क्या करिए आप, स्थानीय कंपनी जो, जैसे आपको अमेरिका की मान लो कंपनी है, हमारे देश में व्यापार करना है उसको, तो सीधे कंपनी खरीद नहीं लेगा, इस तरह से निवेश नहीं करेगा। मान लो खरीदना होगा तो खरीदेगा, लेकिन अलग तरीका भी है कि वो हमारे देश के जो स्थानीय कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां हैं, उसके साथ जुड़ जाएगा, टाई अप कर लेगा और उससे जानकारी इकट्ठा करेगा, उसके साथ साझेदारी कर लेगा। साझेदारी मतलब कुछ हम लगाते हैं, कुछ तुम लगाओ, मिल के व्यापार करते हैं, तो इस तरह से करेगा। अगर टोटल खरीद लिया, उसको मालूम ही नहीं यहाँ कैसे बेचना है, तो घाटा में चल जाएगा, वो कंपनी लॉस में चल जाएगी। तो पहला तरीका है निवेश करने का, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी कर लीजिए। स्थानीय कंपनियां की विशेषज्ञता, क्योंकि वो वहीं के हैं तो उसको यहाँ के बारे में जानकारी है, तो वो विशेषज्ञ है उस वहाँ का, बाजार की जानकारी भी है उसको, बाजार की जानकारी का लाभ उठाना। तो इस तरह से भी MNCs जो हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक दूसरे देश में निवेश करती है, साझेदारी के माध्यम से, छोटे कंपनी से साझेदारी कर लेता है। दूसरा है स्थानीय कंपनियों को खरीदना, ये भी एक ऑप्शन है कि कंपनी खरीद ही लीजिए। स्थानीय कंपनी को लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद भी लेती है और उसके माध्यम से क्या करती है, उस कंपनी के माध्यम से उत्पादन करती है और बेचती है, तो उससे भी आपको निवेश बढ़ता है, वो निवेश कर पाता है। बाजार पर तेजी से नियंत्रण स्थापित करने के लिए छोटी कंपनियां का अधिग्रहण करना, जैसे कारगिल फूड्स ने पारक फूड्स को खरीदा था। तो वही कह रहा है, आपके NCERT में है ये कारगिल फूड्स और पारक। कारगिल फूड्स एक अमेरिकी कंपनी थी और पारक फूड्स हमारे देश की कंपनी थी, उसको खरीद लिया गया था। तो बाजार में आप तेजी से अगर क्या करना चाहते हैं, अधिग्रहण करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो क्या करिए, छोटी छोटी कंपनियों को खरीद लीजिए, तुरंत खरीद करके और आप बड़ा हो जाइए, आप अपनी कंपनी को बड़ा कर लीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं खरीदिएगा, लगाने के लिए जाइएगा तो समय लगेगा, और बना बनाया कंपनी ही खरीद लीजिएगा तो कम समय में ही आपका कंपनी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। पहला तरीका है कि साझेदारी कर लीजिए, जुड़ जाइए दोनों आदमी एक दूसरे से, या तो एक दूसरे को खरीद लीजिए छोटे कंपनियों को, ये भी एक निवेश करने का तरीका है। इससे भी क्या हो जाएगा, आप वहाँ पे सामान बना करके बेच सकते हैं, वैश्वीकरण कर सकते हैं आप। तीसरा है छोटे उत्पादक को ठेका दे करके। छोटे उत्पादक को ठेका दे करके भी क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मान लो अमेरिका की कोई नामी कंपनी है, तो हमारे कपड़ा बनाने वाली मान लीजिए नामी कंपनी है, तो हमारे देश के कपड़ा बनाने वाली कंपनी से क्या कर लेगी, उसको ठेका दे देगी कि हमारे लिए 1 लाख जीन्स बनाओ या हमारे लिए 1 लाख शर्ट्स बनाओ। इस तरह से उसको ठेका दे देगी कि 1 लाख शर्ट्स या जीन्स पैंट बना करके हमको दो,
और वो पेंट बना करके छोटी कंपनियां उसको देगी, और वो जो नामी कंपनी है, जो ब्रांड वाली कंपनी है, अपना लेबल चिपका करके वो अपने कंपनी का लेबल दे करके और उसको बेच देगी। वो बस ये नहीं कहेगी कि हमने यहाँ बनवाया है वहाँ बनवाया है, बस वो अपने नाम पर आपको क्या कर देगी, कहेगी हम ही ने बनाया है और आपको बेच देगी। तो वो जो आप ब्रांड्स चिल्लाते हैं या ब्रांड्स करते रहते हैं, उसके पीछे का सच्चाई ये होता है कि उसे कोई न्यून कंपनी जो छोटी मोटी कंपनियां हैं उसे बनाती है, और वो उसी आप ब्रांड के नाम पर उतना पैसा दे करके उसको खरीदते हैं, और वही वो छोटी कंपनियां खुद से बेचेगी तो वही जीन्स कितने में को मिलेगा, 400-500 का रुपये का मिलेगा। और वही जीन्स क्या करेगा, वो बड़े कंपनियों को बेच देगी, वो अपना ब्रांड का लेबल चिपका करके आपको 5000 में बेचेगी। तो वही है, वही लोग जो ब्रांड करते हैं, तो वो उसका वजह ये है उसका काला सच्चाई कि वो कंपनी खुद ना बना करके दूसरे को दे देती है बनाने के लिए, वहाँ से माल लेकर के लेबल चिपका के बस बेचती है। तो वही कह रहे हैं, छोटे उत्पादक को ठेका देना, कपड़े, जूते या खेल का सामान जैसे उत्पादक को निर्माण छोटे उत्पादकों से करवाकर उन्हें अपने ब्रांड के नाम के तहत बेचना, उसको अपने ब्रांड के नाम के तहत बेचना, ये भी क्या कहलाता है, निवेश कहलाता है। तो इन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे देश में या दूसरी कंपनियों में निवेश कर सकते हैं और पूरे विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। तो ये तरीका है आपको निवेश के माध्यम से। और निवेश कैसे कैसे हो सकता है, विश्व भर को कैसे जोड़ेंगे हम, निवेश के माध्यम से। और निवेश कैसे होगा उसके बारे में हम 3 तरीका आपको बताया। अगला है विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। अगला टॉपिक है विदेशी व्यापार और बाजार का एकीकरण। देखिए यहाँ पर बाजार का एकीकरण करना है, विदेशी व्यापार करना है और बाजारों का एकीकरण करना है। विदेशी व्यापार मतलब एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना, तो उसमें क्या होगा, बाजार भी एक देश से दूसरे देश के बाजार भी एक होंगे कि नहीं होंगे। अभी आपको पता लग जाता है कि अमेरिका में आईफोन कितने का बिक रहा है, हमारे यहाँ कितने का बिक रहा है, या अमेरिका में एक शर्ट का दाम कितना है, उसी शर्ट का दाम हमारे यहाँ कितना है, या कोई आपको कार लेना है, विदेशी कार लेना है तो वहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, आप मोबाइल के माध्यम से देख लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं कि नहीं। तो अगर आपका शोरूम वाला उससे ज़्यादा पैसा मांगता है तो आप उसका विरोध करते हैं। या आपको पता है कि अगर दिल्ली में मोटरसाइकिल इतने का मिल रहा है तो पटना में कितने का मिल रहा है, अगर दाम में ज़्यादा का अंतर होगा तो आप विरोध करिएगा। तो उसके साथ क्या हो रहा है, वैश्वीकरण करने से विश्व के बाजार भी एक हो रहा है, विश्व के बाजार में अलग अलग सामान का क्या कीमत है वो भी आपको पता लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए वही टॉपिक्स को यहाँ पे हम समझेंगे कि विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण हो रहा है, उससे क्या क्या फायदा हो रहा है, क्या क्या घाटा हो रहा है, उस सबको भी समझेंगे हम। तो व्यापार का उद्देश्य क्या है, घरेलू उत्पादकों को वैश्विक बाजार तक पहुंच प्रदान करना और उपभोक्ताओं को आयातित वस्तुओं के माध्यम से विकल्प की विविधता देना। मतलब कि व्यापार का उद्देश्य क्या है, विदेशी व्यापार का मतलब ये है कि घरेलू उत्पादक जो हमारे यहाँ के छोटे उत्पादक हैं उसको क्या करना, वैश्विक बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराना। वैश्विक बाजार तक पहुंच, हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं वो अमेरिका में जाके कैसे बेच पाएंगे, उनके पास उतना संसाधन भी नहीं है, उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है, उतना हौसला भी नहीं है कि उतने दूर जा करके बेचेंगे। तो हमारे देश की सरकार इसमें मदद करती है, वैश्विक बाजार तक उपलब्ध पहुँच प्राप्त करवाती है। जैसे कि मोदी जी जाते हैं अलग अलग देशों में घूमते रहते हैं, तो अलग अलग देश में अलग अलग बिजनेस के क्या होते हैं, डील साइन होते हैं कि हम आपके यहाँ से ये सामान लेंगे तो आप हमारे यहाँ से ये सामान लीजिए। इस तरह के बिजनेस वाले डील साइन होते हैं, तो वो क्या होते हैं, देश की सरकार करती है। तो उसमें छोटे छोटे जो उत्पादक हैं उसको उसमें बढ़ावा मिलता है, वहाँ से माल जो है लेकर के दूसरे देशों में भेजने के लिए विकल्प मिलता है, उसको जोड़ दिया जाता है एक दूसरे बाजार से। तो छोटे छोटे उत्पादक भी एक जगह से दूसरे जगह पर वो सामान बेचने के लिए जा पाते हैं, बाजार तक पहुँच प्रदान हो पाता है। और आयातित वस्तुओं के माध्यम से विकल्प देना, और आयातित वस्तुओं के माध्यम से लोगों को विकल्प भी मिलता है। मान लीजिए हमारे यहाँ ये मार्कर बनाने वाली एक ही कंपनी है और कोई कंपनी नहीं है, तो हम इस मार्कर को क्या होगा, वो उसके हिसाब से खरीदेंगे। वो 500 रुपये का बेचेगा तो हम 500 रुपये में खरीदेंगे। लेकिन वहीं पर बहुत सारे कंपनियां आकर के अलग अलग देशों की बहुत सारी कंपनियां, हमारे ही देश की बहुत सारी कंपनियां या अलग अलग देशों की कंपनियां आकर के 10 कंपनियां आकर के बेचने लगे, तो क्या हो जाएगा, वो दाम ज़्यादा नहीं ले पाएगा। अगर उसका कीमत है बनाने में 20 रुपये खर्च आ रहा है तो हमसे मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये ले पाएगा, 25 ही लेगा। अगर वो 500 में बेचेगा तो उसका बिकेगा ही नहीं। अब दूसरा वाला आ गया है बगल वाला, वो 25 में ही बेच रहा है, उसका 25 में ही बिकेगा। इसके बगल में भी आ गया है, तो दाम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है, व्यापार आदमी को विकल्प विकल्प मिलता है कि आपको ये महंगा दे रहा है तो आप यहाँ लीजिए, ये दे रहा है तो यहाँ लीजिए। तो विकल्प जो मिलने के कारण आदमी शोषण नहीं होता है आदमी का। तो ये भी वैश्वीकरण का व्यापार का उद्देश्य है, वैश्विक व्यापार का उद्देश्य है। अलग अलग कंपनियां हमारे पास आती है तो हमारे पास विकल्प अनुभव होता है और हमारे यहाँ के छोटे उत्पादक
अन्य देश में जाकर के बेच पाते हैं। अगला देखिए एकीकरण, यहाँ पर समझिए एकीकरण का क्या मतलब है। व्यापार के कारण दुनिया भर में एक ही वस्तु की कीमत लगभग समान होने लगती है, जिससे व्यापार आपस में जुड़ जाते हैं। वही कह रहा है एकीकरण करने से क्या होगा कि दुनिया भर के वस्तुओं की कीमत लगभग समान होने लगती है, लगभग एक समान। अभी हमने आपको बताया कि दुनिया भर के वस्तुओं के बारे में आप जानने लगेंगे, और दुनिया भर के वस्तु का कीमत जो है एक होने लगता है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है सामानों के बीच में। तो एकीकरण का फायदा ये है। दूसरा है कि वैश्वीकरण क्या है, फिर से आपको समझाया जा रहा है कि वैश्वीकरण क्या है, टॉपिक के माध्यम से समझा रहा है कि विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण या परस्पर संबंध की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। विभिन्न देश आपस में जब जुड़ते हैं अलग अलग माध्यमों से, व्यापार के माध्यम से, संचार के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से, तो वो एकीकरण ही है। हमारे यहाँ के लोग अमेरिका में जाके रहते हैं, अमेरिका के लोग यहाँ आके रहते हैं, जाते आते रहते हैं, तो क्या हो रहा है, एकीकरण ही ना हो रहा है। परिवहन के माध्यम से, फ़ोन से हम बार बार वहाँ से बात करते हैं, तो समाचार के टेलीफोन के माध्यम से, संचार के माध्यम से एकीकरण हो रहा है। हम बिजनेस करते हैं, यहाँ से बहुत सारे सामानों को भेजते हैं, वो भी हमारे यहाँ बहुत सारे सामान को भेजता है, तो इससे क्या हो रहा है, एकीकरण हो रहा है। तो विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण और संबंध की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। इसके मुख्य घटक क्या हैं, वैश्वीकरण करने के मुख्य घटक क्या हैं, कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं जिससे वैश्वीकरण होता है। तो अभी हमने आपको बताया वस्तुओं से एकीकरण होता है, हम वस्तु भेजते हैं या वो भेजता है। सेवा भेजते हैं हम लोग, यहाँ से हमारे यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या जाते हैं, जाकर के सेवा करते हैं, यानी नौकरी करते हैं, तो वो उससे भी क्या हो रहा है, एकीकरण हो रहा है। यहाँ के लोग वहाँ जाकर के सेवा दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और वहाँ के लोग यहाँ आके कर रहे हैं, तो एकीकरण हो रहा है। निवेश के माध्यम से एकीकरण होता है, यहाँ की कंपनी वहाँ चले जाए, वहाँ की कंपनी यहाँ आ जाए, निवेश होगा। प्रौद्योगिकी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी, लोगों का एक देश से दूसरे देश में तेजी से आवागमन भी क्या करता है, वैश्वीकरण करता है। तो वैश्वीकरण के ये सब घटक हैं कि वस्तु, सेवा, निवेश, ये सब चीज़ें क्या करती है, वैश्वीकरण को करने में मदद पहुंचाती है। अगला देखिए वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो वैश्वीकरण को संभव बना सकते हैं। तो पहला कारक तो हमारे पास परिवहन ही दिखता है। तो दो कारक हैं मुख्यतः, एक है प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी से हम क्या करते हैं, वैश्वीकरण करते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एक उदारीकरण के माध्यम से। मान लीजिए परिवहन है, हमारे पास जहाज है अमेरिका जाने के लिए, अमेरिका वाला हमको आने ही न दे, तो वैश्वीकरण होगा, नहीं होगा। तो प्रौद्योगिकी के साथ उदारीकरण भी जरूरी है, उदार बनना पड़ेगा हम लोगों को। या अमेरिका वाला, अमेरिका वाला के पास जहाज है आने के लिए और हम ही उसको रोक लगा दे कि खबरदार हमारे देश में नहीं आना है, तो फिर वैश्वीकरण नहीं हो पाएगा, एक देश से दूसरे देश नहीं जुड़ पाएंगे। तो प्रौद्योगिकी भी होनी चाहिए आपके पास, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, और उदारीकरण भी, मतलब कि कानून भी इस तरह का होना चाहिए कि आने दे, उदार होने चाहिए लोगों को। नहीं तो अगर उदारीकरण है और परिवहन ही नहीं है, जहाजें नहीं है, फिर भी नहीं होगा वैश्वीकरण। तो दोनों चीज जो है संभव बनाने वाले कारक में, ये दोनों कारक क्या है, महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी में देखिए पहला प्रौद्योगिकी है कि परिवहन होना चाहिए। कंटेनरों में सामान भेजने से लागत कम हुई और गति बढ़ी। यहाँ पे ये सामान भेजने के कंटेनर, आप बंदरगाह पे देखते होंगे कि बड़ा बड़ा कंटेनर, ट्रक के ऊपर में भी कभी कभी कंटेनर जाते रहता है, बंद एक स्टील का डब्बा, आयरन का, लोहा का डब्बा होता है, एकदम इस तरह का एक बंद डब्बा होता है, उसको कंटेनर कहते हैं। उसमें सामान भेज करके बंदरगाह से, जहाज के माध्यम से एक देश से दूसरे देशों में भेजा जाता है। तो परिवहन जरूरी है वैश्वीकरण के लिए। दूसरा, हमको अगर जाना है तो हवाई जहाज चाहिए। हवाई जहाज से लोग क्या करते हैं, एक देश से दूसरी जगह पे पानी वाले जहाज से भी जाते हैं, हवाई जहाज से भी जाते हैं। तो परिवहन जरूरी है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी भी जरूरी है। आईटी सेक्टर में बहुत सारे काम करते हैं लोग, सुने होंगे आपने। ये आईटी सेक्टर वो क्या करता है, एक देश को जानकारी, एक देश को दूसरे देश से जानकारी उपलब्ध करवाता है। तो वो देश पूछेगा तुम्हारे पास ये सामान है कि नहीं है, तो वो अपनी भाषा में इंग्लिश में पूछेगा। इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश में पूछेगा कि तुम्हारे पास ये सामान है, तो कहेगा हाँ, तो भेज दो, तो बिल बनाएगा और ऑर्डर लेगा, ऑर्डर दिया जाएगा। इस तरह से देश आपस में, सारे के सारे देश जुड़े रहते हैं और संचार के माध्यम से पूछते रहते हैं और सामान मंगाते रहते हैं, भेजते रहते हैं, मंगाते। तो उसी को कहते हैं आईटी सेक्टर। अभी देखते होंगे कि आईटी सेक्टर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके माध्यम से, संचार के माध्यम से ही क्या होगा, हमारा वैश्वीकरण हो पाएगा। मान लीजिए अमेरिका को हमारे यहाँ से मान लीजिए कुछ भी खरीदना है, मान लीजिए कि आपको फुटबॉल खरीदना है, 1000 फुटबॉल खरीदना है उसको हमारे यहाँ से, और वो हमसे बात ही नहीं कर पा रहा है, हमसे पूछ ही नहीं पा रहा है कि तुम्हारे पास है या नहीं है, तो फिर वैश्वीकरण नहीं हो पाएगा। तो संचार भी जरूरी है आपको, संचार, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, उसी को आईटी कहते हैं। आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एकदम एक टेलीफोन लेकर के, एक कंप्यूटर लेकर के बैठे रहते हैं, बस
कंप्यूटर और टेलीफोन लेकर के आप बैठे रहते हैं और ऑर्डर आता है दूसरे जगह से कि हमारे पास ये सामान भेज दो या ये वो सामान भेज दो, तो उसको सुनते हैं, ऑर्डर लेते हैं, पैक करवाते हैं, जहाज़ के माध्यम से उसको भेजते हैं। तो वही है आईटी सेक्टर। आपको जैसे यहाँ पे देखिए टेलीकॉम, कंप्यूटर और इंटरनेट के तत्काल संवाद और सूचना के आदान प्रदान को संभव बनाया। जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री है जो मोबाइल सेवा देती है, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब क्या हो रहा है, सूचना को ही बढ़ावा दे रहा है, का आदान प्रदान संभव बनाया है। जैसे कि भारत से अमेरिका के लिए कॉल सेंटर की सेवा, भारत और अमेरिका कॉल सेंटर की सेवा से जुड़े हुए हैं, ये आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। भारत को अमेरिका से कुछ चाहिए तो यहाँ से फ़ोन करके वो पूछ लेते हैं, या अमेरिका को चाहिए तो फ़ोन करके पूछ के मंगा लेते हैं। तो ये भी जरूरी है। और दूसरा उदारीकरण, कानून ऐसे होने चाहिए, वही बोले कि परिवहन जहाज है लेकिन जाने ही ना दे तो कैसे होगा। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों जैसे आयात कर कोटा को हटाना, सरकार जो अवरोध लगाया है व्यापार के लिए, कि अगर आप अभी देख रहे हैं टैरिफ लगाया जा रहा है, टैरिफ का मतलब समझ रहे हैं, वो वैश्वीकरण में अवरोध का काम करता है। वो क्या करता है, दूसरे देश के सामानों को महंगा कर देता है कि आप अगर हमारे यहाँ सामान बेचिएगा तो हम उस पर 50% टैरिफ लगाएंगे, 100% टैरिफ लगाएंगे। 50% 100% का मतलब क्या, अगर 100% टैरिफ लगाया तो हमारे किसी वस्तु का दाम है 100 रुपया, तो वहाँ पर जा करके वो वस्तु 200 रुपये में बिकेगा, तो 200 रुपये का हो जाएगा, 200 रुपये का हो जाएगा तो वो वहाँ पर बिकेगा नहीं, महंगा हो जाएगा। तो वैश्वीकरण संभव नहीं होगा। जो ही हमारे वहाँ पर टैरिफ नहीं रहता, मान लीजिए 1% टैरिफ नहीं रहता, तो 100 रुपये का वस्तु हम वहाँ पर भी 100 ही रुपये में बेच पाते, तो हमारा सामान बिकता। लेकिन टैरिफ लगा दिया अलग दूसरा देश, उस पर टैक्स लगा दिया, टैक्स ज़्यादा लगा दिया तो हमारा सामान वहाँ जाके महंगा हो जाता है, तो बिकने में क्या होता है, कठिनाई होती है। तो वही कह रहा है, उदारीकरण करिए, सरकार द्वारा व्यापार अवरोध को हटाना, व्यापार में जो भी अवरोध है, ज़्यादा टैक्स है तो उसको कम करिए, अलग अलग कानून के माध्यम से उसको ठीक करिए थोड़ा सा। इसके बाद 1991 में भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण को अपनाया, जिससे कि विदेशी कंपनियां भारत में आना आसान हुआ। हमारे देश में पहले उदारीकरण नहीं था, हम दूसरे देश की कंपनी को आने नहीं देते थे। वो तो 1991 में हम लोग क्या करने लगे, दूसरे देश की कंपनी को आने देने लगे, क्योंकि हम लोग इसीलिए नहीं आने देते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपने नाम सुना होगा। उससे वही कंपनी हमारे देश में आया था व्यापार करने के लिए, और वो हमारे देश के गुलाम बना लिया। तो अब फिर से वही काम हम करेंगे, तो डर के मारे हम लोग वो काम नहीं करते थे। किसी दूसरे देश की कंपनी को फिर से कहते थे कि जिस कारण हम लोग इतना दिन गुलामी सहे हैं, इसको फिर से नहीं होने देंगे, किसी दूसरे देश की कंपनी को हम अपने देश में आने ही नहीं देंगे। तो हमने बंद कर दिया था कि कोई नहीं आएगा भाई, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के वो व्यापार करने के नाम पर आया था और हम सबको गुलाम बना लिया। इस तरह से हमारे यहाँ सरकार बना लिया उसने, और सरकार बन करके हम सबको गुलाम बना लिया था, इसीलिए नहीं आने देते थे। तो हम लोग 1991 में जो है उदारीकरण को अपनाया और नई आर्थिक नीति बनाई, और फिर हमने कहा कि आ जाओ, अब कोई दिक्कत ना है, अब अगर इस तरह का समस्या करोगे तो बड़ी मारेंगे भी और गुलाम नहीं बनेंगे हम लोग। तो हम लोग अब सशक्त हो गए हैं, अब हम लोगों को कोई गुलाम बना भी नहीं सकता, इतनी बड़ी देश है तो अब कहाँ से गुलाम बनाएगा। कोई कंपनी आएगा चुपचाप अपना व्यापार करेगा, अगर इधर उधर करेगा तो उसको बैन करके भगा देंगे, उसको बंद करके क्या कर देंगे, यहाँ से भगा देंगे, रोक लगा देंगे उस पर, तुरंत 2 दिन के अंदर में कहेंगे बोरिया बिस्तर समेट के भागो यहाँ से। क्योंकि हम लोग सशक्त हैं, हमारी सेना सशक्त है, हमारे देश में, हमारा देश अब क्या है, सशक्त है। तो हमने 1991 में उदारीकरण को अपनाया था। तो यही है उदारीकरण, कि आपको वैश्वीकरण करने के लिए प्रौद्योगिकी और उदारीकरण दोनों का जरूरत है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछे कि वैश्वीकरण को करने के लिए कौन कौन से घटक जो हैं महत्वपूर्ण है, तो आप बताइएगा कि 2 घटक, एक प्रौद्योगिकी या दूसरा उदारीकरण। फिर प्रौद्योगिकी के अंदर में बताइएगा कि परिवहन और सूचना। इस तरह से आप बता सकते हैं। अगर शॉर्ट्स में पूछे, लॉन्ग में पूछे, जिस तरह से पूछे आप इसको फैला करके लिख सकते हैं, या आप ऑब्जेक्टिव में पूछे तो भी आप बता सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन, अब देखिए विश्व में व्यापार होगा तो उसके लिए एक संगठन बना हुआ है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा भी होगा, समस्या भी आएगा बीच में। विश्व में व्यापार होगा तो समस्या तो आएगा, तो उसको सुलझाने के लिए विश्व व्यापार संगठन बना है। उसके लिए उसके नियम कानून समझाने के लिए कि ऐसे ही जाना है, ऐसे ही आना है, ऐसे ही व्यापार करना है, बहुत सारे नियम बने हुए हैं, विश्व के स्तर पर नियम बने हैं, उसी को विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। उसका उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को उदार बनाना और निष्पक्षता सुनिश्चित करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो मतलब पूरे देश के लिए जो व्यापार के नियम बने हुए हैं, कि एक देश का कंपनी दूसरे देश में जाकर व्यापार करेगा तो उसका नियम है, ऐसे ही नहीं चला जाएगा। तो उसको कौन बनाया है, विश्व व्यापार संगठन बनाया है। तो विश्व व्यापार संगठन ने ये कोशिश किया है कि क्या करें, हम नियम को क्या करें, उदार करें, आसान करें और निष्पक्षता सुनिश्चित हो, कि ऐसा नहीं कि किसी के साथ भेदभाव हो जाए। तो ऐसा कानून बनाएं कि जिसके माध्यम से सबका कल्याण महसूस हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो,
सारे देश के लोग एक देश से दूसरे देश में व्यापार कर सकें आसानी से। इसी के लिए विश्व व्यापार संगठन बैठा है, इसको कहते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये निगरानी रखता है कि कोई देश गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, कोई देश कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, वो कानून के माध्यम से उसको क्या करता है, ठीक करता है। आगे प्रयास देखिए, यह संगठन देशों पर व्यापार अवरोध को हटाने के लिए दबाव डालता है ताकि मुक्त व्यापार हो सके। और ये क्या करता है दूसरे देश पे, जैसे कि टैरिफ वाला काम चल रहा है अभी, या दूसरे देश क्या करता है व्यापार के अवरोध को, जैसे कि हमने 1991 में क्या किया, उदारीकरण किया। क्यों किया? इसी ने हमको कहा कि तुम अपने देश को खोलो, तुम अपने देश को बिजनेस के लिए क्या करो, दूसरे देश के लिए भी खोलो, तब जाकर के तुम्हारा क्या होगा, मतलब कि तुम्हारे पास पैसे आएंगे, आमदनी होगा, बंद करके मत रखो। तो उसी ने दबाव डाला कि तुम अपने देश को खोलो, तो इसी के कारण हमने उदारीकरण किया। तो यह संगठन क्या करता है, दूसरे देश पे दबाव डालता है कि तुम अपने देश को खोलो और व्यापार को होने दो, वैश्वीकरण को होने दो। तो ये अलग अलग नियमों से ये सब काम करता है। आगे देखिए, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़ा, तो सकारात्मक और नकारात्मक दो तरह के प्रभाव हुए। वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ, तो उपभोक्ताओं के लिए वस्तु की गुणवत्ता सुधरी। अब कोई कुछ से कुछ बना करके चिपका नहीं सकता है, क्योंकि दूसरी कंपनियां भी वहां पर है, वो अच्छी चीज़ बेचेगी तो उसका सामान बिकेगा, आपका नहीं बिकेगा, तो गुणवत्ता सुधरा। कीमतें कम हुई, वही बात बताएं, कीमत भी कम हो गया। MNCs के निवेश से नई नौकरियां भी पैदा हुआ, अलग अलग कंपनियां हमारे देश में आएगी। पहले एक ही कंपनी थी तो 10 गो नौकरी था मान लीजिए, अब 10 गो कंपनी आ गया तो 100 गो नौकरी हो जाएगा, तो नौकरियां भी बढ़ेगी। कुछ भारतीय कंपनी जैसे टाटा मोटर्स खुद बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई, और जैसे कि अभी हमने आपको बताया टाटा मोटर्स जो है हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, अलग अलग देशों में व्यापार करती है। अब इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है कि छोटे उत्पादकों को भारी प्रतिस्पर्धा के कारण नुकसान हुआ और कई इकाइयां बंद हो गई। अब छोटे छोटे उत्पादक हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनने से क्या हो गया, छोटे उत्पादक हैं वो दूसरे देश में जाकर के बेच नहीं सकते हैं, और दूसरा देश वाला उसका सामान लेकर के आ गया, उसी तरह का सामान लेके आ गया, बहुत सस्ता में बेच रहा है। क्योंकि आप मान लीजिए हाथ से बनाते हैं, छोटे उत्पादक हैं, ज़्यादा मशीन आपके पास है नहीं, बड़ी कंपनी है नहीं, टेक्नोलॉजी है नहीं, तो आप सामान बनाते हैं, हाथों से ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा लेबर लगा करके काम करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। आप घर से तो दीजिएगा नहीं, उसी में वही जो आपका कॉस्ट लगा है उसी के हिसाब से आप बेचिएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सामान है वो महंगा हो जाएगा। अब महंगा हो जाएगा तो बिकेगा नहीं, क्योंकि कंपनी दूसरे देश की कंपनियां आ गई है, वही सामान सस्ता में बेच रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना मशीन है कि सारा काम मशीन से ही हो जाता है। यहाँ पर हमने एक सामान को रखा, वहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बन करके आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यहाँ पर पिज्जा का आटा रखा जाता है, उधर से पिज्जा बन के आ जाता है। और जो हाथ से बनाती है कंपनी, गूंथती है, सब्जी काटती है, उस पर लगाती है, वो सब कंपनी का महंगा हो जाता है पिज्जा, तो महंगा नहीं बेच पाएगा। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो मशीन से करती है तो सस्ता हो जाता है। इसके कारण छोटे छोटे उत्पादक का क्या हो गया, नुकसान हो गया, वो महंगा सामान नहीं बिकता था उसका, तो कई इकाई बंद हो गई। श्रम कानूनों के ढील से श्रमिकों की नौकरी असुरक्षित हो गई। अब अगर वैश्वीकरण करना है तो श्रम कानून को भी क्या करना पड़ता है, ढीला करना पड़ता है। ढीला करने का मतलब क्या है, श्रम कानून है, लेबर कोर्ट होता है हमारे देश में, कि अगर श्रमिक के साथ कोई गड़बड़ सड़बड़ करिएगा तो वो केस कर देगा, तो उसको उसमें खतरनाक कानून सब बने हुए हैं। तो इसके डर के मारे बहुत सारी कंपनियां आते नहीं हैं कि वहाँ पर जो लेबर कानून है बहुत हार्ड है, अगर हम पे कोई केस कर दिया तो हम कोर्ट कचहरी के ही चक्कर में रह जाएंगे और हमसे व्यापार नहीं हो पाएगा। तो सर वो कंपनियां दबाव बनाती है कि पहले अपने इस कानून को आप ठीक करिए, इस कानून को ठीक करिए, फिर जा करके हम आएंगे आपके देश में व्यापार करने के लिए, कंपनियां लगाएंगे। तो श्रम कानून को भी ढील देना पड़ता है कि श्रमिक ज़्यादा उछले ना, ज़्यादा ज़बरदस्ती का केस ना करे, और अगर करे भी तो उसका निदान आसानी से हो सके। तो इसमें ढील देने से क्या हो गया, श्रमिकों की नौकरी असुरक्षित हो गई। पहले यह था कि हटा नहीं सकते हैं आप, पहले इस तरह का था कि आप किसी को हटा नहीं सकते हैं, अगर आप अपनी कंपनी में ले लिए तो उसको लिए रहिए, आप उसको भगाइएगा नहीं। तो लोग क्या करता था, कंपनी में अपना नौकरी पकड़ लेता था, जब वो परमानेंट हो गया तो अपना सोया रहता था, काम नहीं करता था। अब कंपनियां परेशान, उसको भगा भी नहीं सकती है, क्योंकि भगाएगी तो कोई केस कर देगा वो। तो इसके कारण क्या होता था, कंपनी को समस्या होता था। तो अब क्या हो गया, ढील दे दिया कि आप भगा भी सकते हैं। तो बहुत सारे लोग असुरक्षित महसूस करते हैं कि कब हमको कंपनी वाला भगा देगा, तो जल्दी जल्दी काम करते हैं। अगला है न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। अब न्याय संगत हो, किसी के लिए वैश्वीकरण फायदेमंद है, किसी के लिए, अभी आपने देखा कि छोटे उत्पादक क्या हो जाते हैं, यहाँ पर इकाई बंद करना पड़ता है, उसका प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। तो जरूरत, वैश्वीकरण का लाभ समाज के सभी वर्गों और लोगों के बीच समान रूप से बटे, इसके लिए प्रयास चल रहा है। और सरकार की भूमिका, उचित श्रम कानून को लागू करना, छोटे उत्पादक को मदद करना, वही छोटे उत्पादक को अपना कंपनी बंद न करना पड़े तो उसको थोड़ा सा मदद करें, सरकार इसके लिए उसको मदद करे, नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगा। ज़्यादा देखे कि नहीं वैश्वीकरण का क्या मतलब हुआ, जियो और एयरटेल वाला कितना ऊपर चला गया, और छोटे छोटे सिम कंपनी वाले जो है बंद हो गए। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण की प्रतिस्पर्धा इतना बढ़ गया
कि वो लोग उसमें सर्वाइव नहीं कर पाए, वो 200-300 रुपये का रिचार्ज नहीं कर पाए, या जियो आया तो फ्री कर दिया, उसके पास बहुत सारा संसाधन था तो फ्री कर दिया। और वोडाफोन वाला, आइडिया वाला, टेलीकॉम, ये सब का जो कंपनी सिम था वो लोग फ्री नहीं कर पाया, क्योंकि फ्री करेगा तो सैलरी कहाँ से देगा स्टाफ का, तो फ्री नहीं कर पाया तो लोग उसको छोड़ दिए, सब फ्री वाला पकड़ने लगे, जियो वाला सिम रखने लगे। और जियो वाला सिम रखने के कारण क्या हुआ, वो सब कंपनियाँ जब वो काम ही नहीं होगा तो बंद हो गई वो सब कंपनी। तो उसको मदद करना पड़ेगा सरकार को, इस तरह से छोटे उत्पादक बंद ना हो, बेहतर नीतियां बनाना ताकि सभी को विकास का समान अवसर मिले। अब बेहतर नीति बनाएगा, बेहतर कानून बनाएगा, इससे वैश्वीकरण क्या हो जाएगा, न्याय संगत होगा, सभी के लिए फायदेमंद होगा वैश्वीकरण। तो यही आपका ये चैप्टर था, वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण का ये आपका चैप्टर था। बस इतना ही है, आप इसको लिख करके और याद करिए, आप अच्छे से अच्छे मार्क्स इसमें प्राप्त करेंगे। इसको छोड़ के जाएंगे तो 4 से 5 मार्क का हर चैप्टर है, इसमें से 4 से 5 मार्क आएगा ही आएगा आपको। तो 4 से 5 मार्क आपको टॉप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर 4 से 5 मार्क आपके दोस्तों से आपको कम मिलेंगे तो आपको पता लगेगा, तब आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। इसीलिए आप क्या करिए, इसको जल्दी से जल्दी लिखिए और रिवाइज करिए और अच्छे से अच्छे मार्क प्राप्त करिए। आगे से आगे और चैप्टर आते रहेंगे। और ज्योग्राफी का इकोनॉमिक्स का अब एक लास्ट चैप्टर है, 5वां चैप्टर, इसके बाद इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा, इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आप लोगों का चालू होगा। तो चलिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।